एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक काफ़ी छोटा सा है, बट इसमें जो डिटेल्स है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये काफ़ी क्लियर होगा, बट जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनको इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, तभी ये टॉपिक समझ आएगा। और आई थिंक कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा डिटेल से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये डिटेल पढ़नी है तो आप शुरुआत से वीडियो देखिए, अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले आपको अगस्त ऑफर, ये जो टॉपिक है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो अगस्त ऑफर था ये किस लिए आया था, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि जब क्या हुआ, लॉर्ड लिलिंथगो मतलब कि ये जो वायसराय थे, इन्होंने बिना कांग्रेस के कंसेंट की, बिना इंडियंस के कंसेंट की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अनाउंस कर दिया कि जो इंडिया है वो इनके सपोर्ट में है, तो इस वजह से क्या हुआ कि देश में काफ़ी आक्रोश हो गया। जो कांग्रेस थी वो इस बात से बिल्कुल राज़ी नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये अगस्त ऑफर जो है वो लाया गया। कांग्रेस मिनिस्ट्री वेयर आउटरेज्ड बिकॉज लॉर्ड लिलिंथगो डिड नॉट कंसल्ट देम, मतलब कि उनसे बिल्कुल कंसल्ट किए बिना ही उन्हें इस वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दो ग्रुप्स के बीच हो रहा था, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप थे। एक था एक्सेस पावर, दूसरा था एलीज। जो एक्सेस पावर था उसमें जापान, जर्मनी ये सारी कंट्री थी, और जो ये एलीज था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस ये सारी कंट्री थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक्सेस पावर की जो कंडीशन थी वो बेहतर थी। वो लोग क्या थे, वो लोग इस वॉर में जीत रहे थे। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था, जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन राज्य कर रहा था, तो वहाँ वहाँ पे जापान जो है वो अपना राज्य बसाते जा रहा था। तो इस वजह से ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं उनके हाथ से ये इंडिया भी छीन न जाए। इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियंस का सपोर्ट चाहती थी कि वो इस वॉर में उन्हें सपोर्ट करें। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो मुस्लिम लीग थी और प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सब सपोर्ट कर रहे थे इस वॉर के लिए। बट इनको लगा कि अगर ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अगर सपोर्ट मिल जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, उन्हें इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प मिलेगी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोज़ल जो था वो प्रपोज़ किया, जिसका नाम था अगस्त ऑफर। अब देखते हैं इस अगस्त ऑफर के अंतर्गत बोला क्या गया था। इसके जो टर्म एंड कंडीशन थे वो मेनली 4-5 थे, तो देखते हैं इसे वन बाय वन। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म होगी, जिसमें क्या होंगे, इंडियंस ही होंगे जो कि अपना लॉ खुद बनाएंगे। इसकी डिमांड काफ़ी पहले ही कर दी गई थी 1935 में, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और इस टाइम पे अगस्त ऑफर में ये चीज़ प्रपोज किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें क्या होगा कि इंडियन लीडर्स ज़्यादा होंगे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ब्रिटिश की संख्या कम होगी और इंडियंस की संख्या जो है वो ज़्यादा होंगी। उसके बाद जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा। एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, उसमें इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक और था कि माइनॉरिटीज़ हैव गिवन वीटो पावर, इन्हें वीटो पावर मिली। क्यों मिली, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ बात रखी गई है तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी सहमति ज़रूरी है। जब तक सब हाँ नहीं बोलेंगे वो चीज़ पास नहीं होगी। ये 4 टर्म एंड कंडीशंस थे अगस्त ऑफर के। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया सपोर्ट करती है इस वर्ल्ड वॉर में उन्हें, तो जैसे ही वॉर एंड होगा ये सारे जो टर्म एंड कंडीशंस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। इसके बाद देखते हैं इंडियंस का इसमें रिस्पांस कैसा था, इस अगस्त ऑफर को लेके उनकी क्या राय थी। जो मुस्लिम लीग थी वो इसे अप्रिशिएट करी थी इस अगस्त ऑफर को, बिकॉज इसमें कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वीटो पावर दी गई थी कि उनकी बिना कंसेंट की कोई भी चीज़ पास नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये तो अप्रिशिएट कर रहे थे, बट जो कांग्रेस थी उन्हें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस जो था वो पहले ही लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो है वो पास कर चुका था, कि मतलब उन्हें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, उन्हें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिंस द कांग्रेस वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज, अगस्त ऑफर वाज डिक्लाइन, मतलब कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने इस अगस्त ऑफर को
खारिज कर दिया। इनफैक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद, उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करने भी ज़रूरी नहीं समझी, उन्होंने डायरेक्ट ही इस चीज़ को के लिए मना कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ही महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके पीछे जो मेन पर्पस था वो ये था टू अफर्म द राइट ऑफ फ्री स्पीच, मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये इसका मेन पर्पस था। इसके लिए गांधी जी ने ही लोगों को सेलेक्ट किया। सबसे पहले जिन्हें सेलेक्ट किया उनका नाम था विनोबा भावे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, जब भारत का पूछा जाएगा तो वो है विनोबा भावे, और अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा तो वो है रविशंकर शुक्ला। उसके बाद सेकंड नेहरू, उसके बाद ब्रह्मदत्त। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखना। ऑल 3 वेर जेल्ड, इसमें क्या होता था, इसके बाद इन्हें जेल हो गई। द सत्याग्रही ऑल्सो स्टार्टेड अ मार्च, इसी टाइम पे ये क्या था, 2 फेज़ में हुआ था। तो सेकेंड फेज़ में क्या हुआ था कि दिल्ली चलो मूवमेंट भी हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की डिटेल। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो गांधी जी की लीडरशिप में 1940 में स्टार्ट किया गया था। ये 2 फेज़ में हुआ था। सेकेंड फेज़ को दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता है। उस टाइम पे जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे मिनिस्टर जो कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स थे प्रोविंसेस में, सब ने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद क्या था कि सभी चाहते थे एक मूवमेंट स्टार्ट हो, एक मास मूवमेंट स्टार्ट हो। अब देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया। पहला जो था वो वॉर वाला रीज़न था कि बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को शामिल कर लिया गया था। दूसरा था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी कर रहा है तो उन्हें बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन फाउंड क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट देन कुड बी अरेस्टेड, मतलब कि उन्हें अरेस्ट करके डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी ऑर्डिनेंसेस भी पास हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि उनकी राइट ऑफ स्पीच को वॉयलेट किया जा रहा था, कि मतलब उनका ये हक जो है वो छीना जा रहा था। तो इस वजह से ये 3 रीज़न थे जिसके कारण ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो था ये राइट टू स्पीच से रिलेटेड था, यानी कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये इससे रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उस टाइम पे क्या बोलने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स और सारी चीज़ें चलती थी। तो उस टाइम पे ये जो वर्ल्ड वॉर वाला रीज़न था, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिना इंडियंस के कंसेंट की उन्हें वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया था कि ब्रिटिश के सपोर्ट में है इंडिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक तरह से इसका उल्लंघन किया गया, इंडियंस के इस राइट टू स्पीच का उल्लंघन किया गया। तो इसलिए इस इंडिविजुअल सत्याग्रह एक तरह से एक अटेम्प्ट था कि जिससे कि उन्हें ये राइट टू स्पीच जो है वो मिल सके। उसके बाद देखिए उसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि वो वर्ल्ड को बताना चाहते थे कि वो वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटेन को। उसके बाद देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था वो किस तरह से हुआ था। ये 2 फेज़ में हुआ था। एक जो था वो 11 अक्टूबर से 1940 से लेके 14 दिसंबर 1940 तक, और जो सेकंड फेज़ था वो जनवरी 1941 से लेके दिसंबर 1941 तक था। फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ कि गांधी जी ने 73 सत्याग्रही को सेलेक्ट किया। ये जो चुने हुए सत्याग्रही थे वो जगह जगह पर जाते थे, जो कि पहले से डिसाइड कर लिया जाता था, और वहाँ पे अगेंस्ट द वॉर, मतलब कि इस वॉर के ख़िलाफ़ वहाँ पे बताते थे, उस पे भाषण देते थे और इंडियंस को बताते थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरह से वो जगह जगह जाके बताते थे, और गांधी जी ने कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे दिए थे इस सत्याग्रह के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो किसान हैं उन्हें कर नहीं पटाना है, और जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपने जॉब में रहते रहते ही ये जो सत्याग्रह है उसे फॉलो करना है। सबको इंडिविजुअल तौर पे इस सत्याग्रह में पार्ट लेना है। तो ये जो सबसे पहले जो ये विनोबा भावे थे इन्होंने किया, उसके बाद ये अरेस्ट हो गए, और फिर जो सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से ये जो था सत्याग्रह चलता रहा। इस सत्याग्रह में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि एक मास मूवमेंट नहीं था। ऑन 14 दिसंबर 1940 गांधी जी पुट दिस मूवमेंट इन होल्ड, मतलब कि 14 दिसंबर 1940 को ये जो मूवमेंट था उसे स्थगित कर दिया गया। उसके बाद इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद जनवरी 1941 में गांधी जी ने ये मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट किया, जिसे हम सेकेंड फेज़ के नाम से जानते हैं।
उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पे एक स्लोगन था, वो काफ़ी फेमस हुआ, दिल्ली चलो। इस सेकेंड फेज़ को दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बाय मार्च 1941, मतलब कि 1941 मार्च में लगभग 20,000 लोग जो थे वो अरेस्ट हो चुके थे अंडर द डिफेंस ऑफ एक्ट, इंडिया एक्ट। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मतलब कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसे डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट जो था ये पूरा चला। उसके बाद ये फाइनली एंड कब हुआ और किस लिए एंड हुआ? दिसंबर 1941 में कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे इस वॉर में। वो तभी सपोर्ट करेंगे जब इस वॉर के बाद क्या होगा कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। तो इस वजह से तभी ये सत्याग्रह उन्होंने फिर एंड किया। उसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद हम इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो जैसे कि जब गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, तो शुरुआत में गांधी जी ने 500 सत्याग्रहियों को इसकी परमिशन दी, जिसमें से 50 जो थे वो रायपुर के थे। 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ला ने रायपुर में ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह का। उसके बाद क्या हुआ, लेटर परमिशन वेयर ग्रांटेड टू मोर पीपल। इसके बाद 2761, मतलब कि 2761 लोगों को इसकी परमिशन दी गई, जिसमें कि 473 जो थे वो रायपुर से थे और 107 जो थे वो दुर्ग से। इसके बाद इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की। जितने भी सत्याग्रही थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। वहाँ पे एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई और जितने भी सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया था उन्हें रिलीज़ कर दिया गया बाय दिसंबर 1941। इस तरह से उन्हें जो था रिलीज़ कर दिया गया। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस इंडिविजुअल सत्याग्रह किस तरह से एंड हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो इस बात पे एग्री हो गई थी कि अगर इस वॉर के बाद इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है तो वो लोग कोऑपरेट करेंगे इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इंडिया जो है वो ब्रिटेन का साथ देगी। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर फाइनली ये जो मूवमेंट था उसे दिसंबर 1940 में फाइनली इसे बंद कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑगस्ट ऑफर, उस टाइम पे ब्रिटेन को इंडिया के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत थी, तो वो लोग चाहते थे कि इंडिया जो है वो इस वॉर में उनका सपोर्ट करे। आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑगस्ट ऑफर, जैसा कि ऑगस्ट ऑफर भी फेल हो गया था, तो इसी में मॉडिफिकेशन करके स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। क्रिप्स मिशन इन्होंने लाया था, जिसे भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी फेल हो गया। तो इस तरह से ये सारा पूरा जो इवेंट है वो हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगी।